जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हमें आधुनिक इतिहास में विविध का जो टॉपिक है, जो किसी में नहीं रखे जा सकते क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करने हैं। लगभग 250 के आसपास हैं। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आंसर देते चलिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। दूसरा कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। तीसरा है भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई थी। अब ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिक से हैं, इसीलिए इसको विविध में रखा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। 2 और 3, पहला वाला आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का जो मैटर है वह वारन हेस्टिंग्स नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? कॉर्नवालिस जब आता है 1886 में। कब आता है? 1886-85 में एक एक्ट भी आता है। ये कहता है हमें 2 शर्तें चाहिए। एक तो हमें बनाओ तुम सेनापति, और दूसरा कि हमें अधिकार दो कि हम परिषद के जो निर्णय है उससे ऊपर निर्णय ले सके। तो इसकी वजह से एक एक्ट भी आता है, जो हमने कल वाले में पढ़ा था। ठीक है, तो पुलिस का जो मैटर है, पुलिस बल, वह कॉर्नवालिस है। स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में लागू हुआ था, वह भी कॉर्नवालिस के समय ही 1900, सॉरी हमने यहाँ 1800 लिख दिया, गलत हो गया ना। 1800, 1700 लिखो, और यहाँ भी कितने लिखो? 1793। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। 1785-86 में कॉर्नवालिस आता है। बाकी भारतीय दंड संहिता जो कि बदल गई है, 1860 में आई थी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि अब बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। समझ रहे हो आप? और भी जो चेंजेस हुए हैं उसमें हिस्ट्री में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये किसके समय थी? कैनिंग के समय थी। ठीक है, बाकी उच्चतम न्यायालय हमने कल भी पढ़ा था, 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें। तो बताओ हाई कोर्ट कब बने थे और कितने बने थे? ये भी कल हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, सूची दी गई है दोनों तरफ, 1775, 80, 24, 38। कौन कौन से युद्ध हुए? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा युद्ध कब हुआ। तो अगर आप देखें तो 1775 सबसे पहले लिखा है, तो 1775 में किससे युद्ध हुआ होगा? आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, क्योंकि अफगान और बर्मा तो बाद को हुए। तो 1775 में आप मराठा को लगाओगे या मैसूर को? और 24 फिर 38। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, A3B4C1, A3B4C1, A3B4C1। यानी 1775 में पहले आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर, यहाँ पे द्वितीय लिखा था। तो पहले प्रथम मैसूर युद्ध होता है जिसमें हैदर अली जीतता है, फिर फर्स्ट मराठा युद्ध होता है, फिर सेकंड मैसूर होता है, फिर थर्ड मैसूर होता है, फिर फोर्थ मैसूर 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब होता है। उसके बाद मराठा चालू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक एक करके निपटाया। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सबसे ले लो, पहले उन्होंने मैसूर निपटाया, मराठा बीच में आ गए प्रथम आंग्ल में, तो उनसे थोड़ा सा बना लिया कि भाई तुम रुको, तुमको बाद में देखेंगे। मराठा को अपनी तरफ मिला लिया। फिर जब मैसूर निपट गए तब मराठा पे आए, जब मराठा निपट गए तो आगे बढ़े। तो इनका ये था कि एक साथ नहीं लड़ना है, बल्कि मैसूर को हराने के लिए मराठा का उपयोग किया। और मराठा में भी कई लोग थे, गायकवाड़, होलकर, उनको भी कुछ को अपनी तरफ मिला लिया। कुछ मतलब समझो कि कितनी प्लानिंग से चीजें हो रही थी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी देख कर आए थे 1780-84। ए का 2 और ए का 2 एक ही जगह आपको दिख रहा है, और ये आरओ 2021 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक भी पता था, मुझे आंसर मिल गया। कई बार एक भी पता होने से आंसर मिल जाता है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? आंग्ल फ्रांसीसी का मतलब है जो
कर्नाटक वाला युद्ध था, सेकंड कर्नाटक, तो वो 1750 से 1754 हुआ था। थर्ड हुआ था, चाहे आंग्ल फ्रांसीसी बोलो चाहे आंग्ल कर्नाटक बोलो, अंग्रेजों का कर्नाटक के साथ, अंग्रेजों का फ्रांस के साथ, बात एक ही है। तृतीय हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध 1757 के बाद, और बक्सर के पहले तृतीय हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1745 के आसपास पहला हुआ था। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, चाहे कर्नाटक वार बोलो या फिर आंग्ल फ्रांसीसी वार बोलो। सी का 1 द्वितीय आंग्ल मराठा 1803, मैंने बोला ना 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु करने के बाद वाडियार वंश का एक लड़का वहां बिठा दिया मैसूर में, और फिर चले मराठा की तरफ। फिर 1803 से मराठा में अच्छे से चीजें उन्होंने सेटल की। तो द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 5 में हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध कब होगा? तो सबसे बाद में 1878, 1880 में। 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद आंग्ल अफगान हुआ, समझ रहे हो आप? 1857 की क्रांति हो चुकी थी। इस समय कौन था? लिटन था या रिपन था? वायसराय लिटन था या रिपन था? सब कुछ कनेक्ट करते चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है? मैं कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। 5 नंबर, इलाहाबाद की संधि कब हुई? एक्सला चापेल की संधि कब हुई? ला बोर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब हुआ? डुप्ले को पदच्युत कब किया गया? डुप्ले फ्रांसीसियों का अधिकारी था, डुप्ले को फ्रांसीसियों ने हटा दिया, और यहीं से फ्रांसीसियों की उल्टी गिनती और अंग्रेजों की सीधी गिनती शुरू हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि डुप्ले अगर रहता कुछ दिन और, तो अंग्रेज शायद इतना विस्तार नहीं कर पाते, क्योंकि डुप्ले की बुद्धि बहुत ज्यादा चलती थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? जब बक्सर युद्ध हो गया था। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो इलाहाबाद की संधि कब होगी? 1765 में। ए का 4 एक ही जगह है, देखो। तो एक ही जगह होने से एक ही चीज पता हो तब भी आप लगा लेते हो आंसर। एक्स ला सापेल की संधि कब हुई? तो ये 1748 में हुई। कब? जब फ्रांसीसी, अभी जो कर्नाटक वार हम बता रहे थे, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक वार हुई थी, उसमें ये हुई थी एक्स ला सापेल की संधि। सी का 1 मद्रास पर अधिकार कब हुआ? 1754 में। क्यों? क्योंकि डुप्ले को निकाल दिया था, जाओ, तो अंग्रेजों ने वहां कर लिया। डुप्ले पदच्युत कब हुआ था? सी का 2 है, सॉरी, सी का 2। हाँ, यहाँ मद्रास पर अधिकार कर लिया बाद ला बोर्दनासे ने, और डुप्ले पदच्युत हुआ था 1754 में, ठीक है? 1754 याद रखिएगा। यही फ्रांसीसियों की उल्टी गिनती और अंग्रेजों की सीधी गिनती शुरू हुई, क्योंकि अगर डुप्ले होता तो शायद इतनी जल्दी, इतनी बड़े विस्तार से फ्रांसीसी खत्म नहीं होते और अंग्रेज आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे नहीं देखो सर्किल मारो। पुनः जजिया कर फारुखसियार ने लगाया। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोल्ड ने किया। सती प्रथा निषेध अधिनियम बेंटिक लाया था। तो दास्ता का अंत मैल्कम ने किया। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है सती प्रथा निषेध अधिनियम, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। चलिए हम पढ़ लेते हैं, छोड़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आए तो आप सही कर लो। फर्रुखसियार द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया। तो पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? ये आप इतिहास का आंसर दो, खुद को ही दे लो कि हाँ मुझे पता है जजिया कर किसने लगाया था। नहीं पता है तो आप अपनी फिर से नोट्स उठाओ, किताबें उठाओ और पढ़ना शुरू करो, इंपोर्टेंट है। बंगाल सती विनियमन 1829 विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसिस फोर्ड जो था वह कर्नल था। तो उस समय 1759 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अधिकार किया। क्यों किया? क्योंकि 1754 में फ्रांसीसी जो व्यक्ति था डुप्ले, वह वापस बुला लिया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध अभी मैंने बोला 1757 प्लासी के युद्ध के बाद हुआ है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो अंग्रेज थोड़ा पावर में भी थे, मतलब कि हम प्लासी जीत आए, हमने बंगाल के राजा को हरा दिया, तो तुम क्या हो, तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है, ठीक है? मैल्कम, यही पूछ लेगा मैल्कम कौन था? तो मैल्कम एक अमेरिकी पादरी था जिन्होंने भारत किया था 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया। इंपोर्टेंट है, दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया, क्योंकि दक्षिण भारत में जाति प्रथा थी या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा संगम साहित्य से रिलेट करके कुछ पूछा गया था या जो भी था।
दास्ता का अंत 1845 में एलन बरो द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखो, एलन बरो के द्वारा 1845 में दास्ता का अंत किया गया। तो यहाँ पे लिखा दास्ता का अंत मेलकम, तो ये वाला आंसर गलत होगा, मेलकम के द्वारा नहीं किया गया। दास्ता का जो अंत है वो 1843 में एलन बरो के द्वारा किया गया। ठीक है, बाकी तीनों सही मान सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? क्या मुनरो से, क्या चार्ल्स ग्रांट से, क्या होल्ट मैकेंजी से, या मैकाले से? तो मैकाले से माना जाना चाहिए, नहीं तो किससे माना जाना चाहिए? थॉमस मुनरो से। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है किससे माना जाना चाहिए, महत्वपूर्ण ये है क्यों माना जाना चाहिए। तो ये पढ़ लेते हैं। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण प्राय थॉमस मुनरो, जॉन मेलकम अभी पढ़ के आए, एल्फिंस्टन और जॉन मेटकाफ आदि ब्रिटिश शासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, भारतीय गांव के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। महत्वपूर्ण है लाइन। कौन कौन, ये पढ़ लेना, एलन बरो नहीं था इसमें, मेटकॉफ, एल्फिंस्टन, मुनरो, तीनों का तो नाम अवश्य याद रखो। 1 नंबर पढ़ते हैं। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, प्रकोप का समुद्र कहा गया। आरओ 2023 मेंस में पूछा गया था, प्रकोप का समुद्र बिहार, राजपूताना, मद्रास या उड़ीसा? तो ये पढ़ा था मद्रास नहीं, उड़ीसा में। उड़ीसा का अकाल 1866-67 में पड़ा था, जिसे प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। समुद्र उड़ीसा के आसपास है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा काल 1866 से 67 भीषण रूप धारण कर लिया था। 1865 में सूखा पड़ा, 66 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनक्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो। 13 लाख, यू कैन इमेजिन, भारत में इतने लोग, पूरे भारत में शायद कोविड-19 में भी एक्सपायर नहीं हुए थे, ये सिर्फ उड़ीसा में हो गए। और अभी तब इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। समझ सकते हो आप कितना बड़ा नंबर है ये, इसीलिए इसे प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। मैं अगर पेपर बनाता तो ये जरूर देता क्वेश्चन, प्रकोप का समुद्र। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। तो ये भी ध्यान रखना, सर जॉर्ज कैंपबेल के बाद आयोग बना था, एक समिति बनी थी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हंटर, आल्टो, स्ट्रेची या इंडिगो? तो ये स्ट्रेची आयोग था। हालांकि हंटर आयोग भी महत्वपूर्ण है, हार्टोग आयोग भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेची आयोग जो था 1866 ईस्वी में चार्ल्स कैंपबेल, अभी जो ऊपर पढ़े थे वही, के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया था, अभी बताया ऊपर, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना कि भाई आपको काम करना पड़ेगा। 76-78 ईस्वी के काल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में पूछ दिया जाएगा। जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। थोड़ा सा सही कर दूं मैं, 1878 में स्ट्रेची आयोग बना, जिसकी वजह से 1883 में अकाल संहिता बनी। ठीक है, 1866 में कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना था, जिसने सरकार को कहा था कि आपकी जवाबदेही है राहत सेवा करना। ये कैंपबेल आयोग क्यों बना था? क्योंकि उड़ीसा में अकाल पड़ा था भीषण, जिसे प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। अगर 13 लाख लोगों की डेथ हो गई ऐसा आ जाए तो ये मत सोचना गलत होगा। ठीक है, कई बार हमें लगेगा इतने लोग थोड़ी मरे होंगे, तो पढ़ लो अच्छे से, ये पूरा क्रोनोलॉजी भी याद रखना। उड़ीसा में कैंपबेल, सरकार की जवाबदेही, स्ट्रेची आयोग, अकाल संहिता। अकाल संहिता ये स्टेटमेंट में अगर पूछा गया तो वो कहेगा कैंपबेल आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी, जबकि यहाँ साफ साफ लिखा है स्ट्रेची आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी। जहां पे गलती हो सकती है मैं बताता चल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। सूची 1, सूची 2, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, फ्रेजर, मैकडोनल्ड, तो अभी कोलिन स्टार्ट, मॉनक्रीफ, थॉमस रॉबर्टसन। चलो आधे उधर हैं आधे इधर हैं, इससे बढ़िया हम ये देख लेते हैं। आयोग पूछे जाते हैं कौन कब किसके लिए बना, तो फ्रेजर पुलिस आयोग बना था, हेनरी फ्रेजर। फ्रेजर कैसे भी याद करो, फ्रेजर 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 1902-1903 में बना था। क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड तो आप जानते हैं, मैकडोनल्ड
उससे याद कर लो अकाल आयोग, मैकडोनल्ड अकाल आयोग बना था। इससे पहले 2 आयोग और पढ़ चुके हैं, एक कैंपबेल और एक स्ट्रेची, वो भी अकाल के लिए बने थे। मैकडोनल्ड भी अकाल के लिए बना था। एक क्रोनोलॉजी में पढ़ते रहिए। कोलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ सिंचाई के लिए मान जाओ। रॉबर्टसन रेलवे आयोग, और ये सब देखो नजदीक के ही हैं, 1901 1903 के आसपास, 1902 के आसपास। तो रॉबर्टसन किससे इंपोर्टेंट रखना है? रेलवे से, मॉन्क्रीफ सिंचाई से, मैकडोनल्ड आयोग अकाल से, और फ्रेजर पुलिस से, और 2 पहले पढ़ा है वो भी अकाल से। चलिए फिर प्रथम आंग्ल मराठा, तृतीय मैसूर, प्रथम आंग्ल बर्मा। तो प्रथम आंग्ल मराठा अभी देख कर आए थे 1767 से 69 था, क्योंकि और तो कोई है नहीं आंग्ल बर्मा मैसूर। हाँ तो 1767 लगा सकते हैं। नहीं, अच्छा वो तो 84 था, ये गलत है। कूट पूछा गया कितने सही है ना कि मिलान करना है, तो पहला तो गलत है। तृतीय मैसूर युद्ध 90-92, आंग्ल बर्मा 24-26, और द्वितीय सिख युद्ध 45-46। हाँ 2 सही है। कौन कौन से 2 सही है? 2 और 3, 2 और 3 सही है। अच्छा 2 तो सब में लिखे थे, 2 4 3 4 1 2 2 3, 2 और 3 सही है। तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92, एक साथ में अगर आप लिख लेंगे एक पेज पे, मेरे सामने लगा हुआ पेज, इसमें मैंने सारे युद्ध जितने भी आंग्ल युद्ध हुए हैं कर्नाटक से लेकर और लास्ट तक सारे मैंने लिख रखे हैं, बर्मा वाला भी, अफगानिस्तान वाला भी, भूटान वाला भी, सब। आप भी एक पेज पे लिख लो, सामने चस्पा कर लो, और उसमें सिर्फ ये मत लिखो कब से कब तक हुई, ये भी लिखो कौन जीता था और कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, एक्सलासापेल की संधि हुई थी या कोई और संधि हुई थी, वह भी लिखो। 3 चीजें लिखो, कब हुई, किसके बीच हुआ, और क्या संधि हुई, क्या कौन जीता। ठीक है, जैसे सालवाई की संधि हुई थी 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, ये महत्वपूर्ण है। और तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम संधि हुई होगी इसके बाद। ठीक है, हाँ ये देखो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम आंग्ल वर्मा यान्डबू की संधि हुई। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल सिख, इसमें तो कोई संधि नहीं हुई होगी। हाँ कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद सिखों को हरा दिया गया था और वहां भी कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। 12 नंबर, जब तक रणजीत सिंह जी रहे तब तक उधर चीजें सही रही थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आधे तो याद ही नहीं होगा। मुदकी का युद्ध, पोल्टो-नोवा का युद्ध, हमने पोल्टो-नोवा का युद्ध सुना है, शंकर खेड़ा का युद्ध भी सुना है, बेदारा का युद्ध, मुदकी का युद्ध कब हुआ तो देख लेते हैं एक बार। शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था 1724। 1724 का मतलब है कर्नाटक युद्ध से भी पहले। ठीक है, कर्नाटक युद्ध से भी पहले, प्लासी व्लासी से पहले चीजें हुई। बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ, यानी ये कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ 1757 के बाद, उसके समय का है बेदारा का युद्ध। ये छोटे छोटे युद्ध होंगे। 1781 पोल्टो नोवा का युद्ध, ये कई बार पढ़ा है, ये आ चुका है शायद एग्जाम्स में, पोल्टो नोवा का युद्ध। और 1845 में मुदकी का युद्ध, याद कर लो भाई, क्योंकि हम होते तो दे देते। देखो ना पीसीएस 2022 कहाँ से छुपा के लाया है, हमने इतने पीवाईक्यू किए हैं पूर्वावलोकन सीरीज में, कहीं ये मिले नहीं थे, पहला क्वेश्चन हमें मिला है। तो सोचो इससे भी चीजें खोजबीन के लाई जाती हैं। 13 नंबर, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम है? तो सबसे बाद को क्या होगा? खिलाफत आंदोलन के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, होम रूल, मोपला। तो मोपला होगा सबसे बाद को। हाँ, मोपला विद्रोह केरल का है। और ये देखो पीसीएस 2023 और ये पीसीएस 2022, तो रिपीटेड क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे ज्यादा, थोड़ा सा घुमा के पूछे जा रहे हैं। मोपला 1921 में केरल में हुआ था, जहां तक जमींदारों के खिलाफ। 14 नंबर, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, 96 वर्षों की। ये बीपीएससी बिहार 2023 में इस क्वेश्चन का क्या महत्व है भाई पूछने का, कि एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो किस वर्षों तक शासन किया, कब उनकी मृत्यु हुई। इसका 2023 में बिहार वाला क्यों क्या पूछना चाह रहा है, मतलब क्यों हमें जानना है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कब शासन कर रही थी, कब उनकी मृत्यु हुई। हम तो नहीं याद करेंगे, आप भी ना याद करो। 70 वर्षों तक शासन किया, 96 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। क्या आवश्यकता है इसकी, अपने भारत के बारे में पूछ लो यार, महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ लो कि
तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920। तिलक एक ऐसे बड़े नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। महात्मा गांधी जी भी एक बार बने थे, लेकिन तिलक ऐसे बड़े नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कोड की सहायता से चीजें बताइए। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लिप्टन के समय आया था 1876-77 में, जहां तक मैं 78 में शायद, हाँ। बंगाल टेनेंसी एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। कौन सा सही होगा कालक्रमानुसार? इसका एबीडीसी सही है, एबीडीसी। चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप वहां पर डांडिया नृत्य करने लगोगे। उससे बढ़िया है पढ़ लो। ये चीजें वो हैं जो आप छोड़ देते हो, जहां छोड़ोगे वही तुम्हें पकड़ लेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तभी एक्स्ट्रा नंबर आएंगे, तभी आप सबसे आगे निकल पाओगे। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में होती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पता ही है 1878। बंगाल टेनेंसी एक्ट, इसको ऐसे याद कर लो, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तभी बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, याद हो जाएगा आराम से। तो 1885 याद ही ना करो, क्या याद करो? बंगाल टेनेंसी एक्ट तब आया जब कांग्रेस की स्थापना हुई। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट तब आया जब 1890, यानी 5 साल व्यतीत हो गए कांग्रेस की स्थापना के 5 वर्ष हो गए, तब ये आया था। तो कांग्रेस से रिलेट करके कुछ याद कर सकते हो। सुमेल करो। ठगी प्रथा का अंत, बाल विवाह, कर्नल स्लीमेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह जो है वह कराते थे, देख लेते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर होने चाहिए। ए का 3 थोड़ा सा जूम करो, हाँ। ए का 3 है, ए का 3 का मतलब बाल विवाह जो है वह एमजी रानाडे से संबंधित है। ए का 3। बी का 2, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने किया था। सी का 1, विधवा पुनर्विवाह, ये मैंने बताया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये तो सबको पता होता है। पिंडारियों का दमन, वारन हेस्टिंग्स नहीं, खाली हेस्टिंग्स था, उसके समय में हुआ। पढ़ लेते हैं, इंपोर्टेंट चीज है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एमजी रानाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता, विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। ठगी प्रथा का जो अंत है वह बेंटिक के काल में हुआ था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। अगर बेंटिक आ जाए तब भी सही, स्लीमेन आ जाए तब भी सही। यहाँ स्लीमेन का नाम दिया गया था। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा, शिशु हत्या को बंद करना, स्त्रियों की अवस्था को सुधारना, विधवा विवाह कराना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी कर रहे थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है इन्होंने महिलाओं के लिए, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो। और ये हम बचपन में एक चैप्टर भी था जहाँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में वो चैप्टर था, तो आज भी कहानी याद है, आपको भी याद होगी, आपने भी पढ़ी होगी अगर मन से पढ़ाई की है तो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके ही प्रयासों से आया था। विधवा विवाह को वैध मान लिया गया कि अब विधवा विवाह भी हो सकते हैं। पिंडरियों का दमन हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडरियों का जो उल्लेख है वह मुगलों के महाराष्ट्र 1689 के आक्रमण में आता है, यानी महाराष्ट्र से संबंधित है, ये ध्यान रखो। बाजीराव प्रथम के साथ लूट मार करने वाले ये लोग होते थे। ठीक है, पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खान, हेस्टिंग्स ने इनका दमन किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ है? और ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, 1773 वाला। पिंडारी चंबल नदी के पार तक खदेड़ दिए गए थे, यानी यहाँ उत्तर प्रदेश तक की कहानी आ गई थी। चलिए 17 कथनों का परीक्षण करें। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, यस किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रोहेलखंड में नेतृत्व किया था। क्या रोहेलखंड में नेतृत्व किया था? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। क्या 22 दिसंबर 1939 था वो? तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। क्या जीनत महल फैजाबाद में थी? गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। क्या गदर पार्टी सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित थी? नहीं, ये गलत है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
अब बचा 1-3 या 1-2-3। दूसरा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर तो सही था शायद। एक और दो सही है केवल, एक दो। ये भी सही है, वो भी सही है। जीनत महल वाला थोड़ा सा गलत है। जीनत महल ने फैजाबाद में कमान संभाली थी, ये गलत है, ठीक है। और उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सही किया जाए। ये विज्ञापन छपा था, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइट सीट रिप्रोडक्शन सिनेमेटोग्राफी, अ फ्यू एग्जीबिशंस विल बी गिवन एट वाटसन्स होटल टुनाइट। 7 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कब, किस वर्ष छपा था? 1896। कोई औचित्य नहीं है इसका पूछने का। अब ये कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई 100 साल बाद पूछ लिया गया, साफ साफ दिख रहा है कि 1896 का 1996 में पूछ दिया गया, तो ये कोई औचित्य नहीं है पूछने का। 19 नंबर, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो कौन, किसने दिया होगा इससे? ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जो पाकिस्तान में भारत बना, इसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं है। ये कहने वाला कौन व्यक्ति था? एटली था। एटली वहां के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। उन्होंने 1947 में 20 फरवरी को कहा था शीघ्र स्वतंत्रता दे देंगे, और ये जो विभाजन है इसके हम उत्तरदायी नहीं है। 20 नंबर, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। किसने कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, तो ये अरविंद घोष ने कहा था। याद कर लो, आप कहीं भी इसे कोट कर सकते हो, अलग अलग जो भी निबंध लिखते हो आप वहां पर, अगर ऐसा कोई निबंध आए तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, अरविंद घोष ने कहा था। चलिए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया कि दल विहीन होना चाहिए? तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि दल विहीन प्रजातंत्र हो। याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। 22, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा कि वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पाम दत्त ने कहा था। ये वही क्वेश्चन है जो अगर आप कर लोगे तो लोगों से थोड़ा आगे रहोगे। अगर ये क्वेश्चन आए ऐसे, शायद 50% लोग ना कर पाए, और आपने कर लिए तो आप उनसे थोड़ा आगे रहोगे, क्योंकि सब जो करेंगे वो तो आप कर ही लोगे, उसमें क्या नया है। लेकिन आप थोड़ा ज्यादा करोगे तभी तो चीज सही होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगाना हो लगा लो, जितने लगाना हो। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इनके लेखक थे अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इंपोर्टेंट किताब है या इंपोर्टेंट लेख श्रृंखला है अरविंद घोष जी की, ठीक है। चलिए 24, पत्र पत्रिकाएं भी हम आगे देखेंगे, उसमें भी 250 क्वेश्चन के आसपास हैं। आप लोग देखते रहेंगे तो हम भी कराते रहेंगे, आप देखना बंद कर देंगे तो हम भी वीडियो किसी और पे बना लेंगे। बहुत चीजें हैं पढ़ाने को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना शायद, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 1913 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी शायद 1905 में हुई थी। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। सबसे पहले 4 होना चाहिए। 4 2 1 कहीं पे है, 4 2 1, 4 1 2 ये नहीं होगा, 4 के बाद 1 आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से बी है, मेरे हिसाब से जी हाँ। अब देखो, मुझे नहीं पता था कि हिक्की की बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ, लेकिन मुझे ये पता था 2 पहले आएगा, 1 बाद को आएगा। तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? बी। कई बार आर आर 2021 में पूछा गया, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो 1913 मैंने सही लिखा था, 1905 मैंने सही लिखा था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में हुई थी। तो हिक्की भी बंगाल गजट इम्पोर्टेंट प्रकाशन था। बंगाल गजट भी याद रखिए आप, तभी मैं कहता हूँ क्रोनोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। कई लोग नहीं याद करते हैं चीजें, फिर कहते हैं सर आ तो गया। 25, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो ऐसा कहने वाले एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे।
होम रूल लेकर आंदोलन शुरू किया, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, ठीक है। और कुछ, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया लिखा था या यंग इंडिया लिखा था, कौन सा था इनका, यंग वाला न्यू वाला, अब ये आपके ऊपर है, आप बताइए न्यू वाला इन्होंने लिखा था या यंग वाला लिखा था। किसने कहा, अगर आप नए हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, पहली वीडियो से देखो, ये 30वां वीडियो है शायद। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया चीज है, ये आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी जी का कथन है, जो उन्होंने लुई फिशर को साक्षात्कार में दिया था। यहाँ कहीं भी महात्मा गांधी नहीं है। दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है, एक लुई फिशर, एक डेव मिलर, दोनों कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के साथ उपस्थित थे। डेव मिलर कहाँ उपस्थित था और लुई फिशर कहाँ उपस्थित था, दोनों याद रखिएगा, मैंने पिछली वीडियोज में बता रखा है। दांडी मार्च में कौन था उनके साथ, लुई फिशर था या डेव मिलर था, पढ़ के आइए। 27, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, कौन से दो लोग थे इसमें, तो वह गांधी और तिलक थे। यस, गांधी और तिलक थे, भारत का दौरा किया। जितनी वीडियो है ना, आप संडे और सैटरडे दोनों दिन मिला के देख सकते हो। आ गया है संडे, बढ़िया से देख डालो, 25-30 वीडियो है, आधा घंटे की, आपको आराम से हो जाएगा। 28, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। क्या ये गांधी के पक्ष में हो गए थे। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, क्या स्वराज पार्टी में शामिल थे, तो एक और दो दोनों सही है, ठीक है। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, वो गांधी के पक्ष के मतलब है असहयोग नीति में शामिल हो गए थे, ठीक है। वैसा नहीं कि नरम दल बिल्कुल नरम हो गए, नहीं, असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। और स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय जी भी शामिल थे, तो ये कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, इसमें हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना देख लो। CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों, CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, किसके, स्वराज पार्टी के। ये चुनाव में भाग लेना चाहिए इसलिए बनी थी, और कांग्रेस चाहती थी स्वराज में चुनाव में भाग ना लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29, इस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की, किसने की थी सबसे पहले, तो ये थे जीवी मावलंकर, आप जानते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भारत के, ठीक है। आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है, ये कहकर उन्होंने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये मैंने बता दिया, इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वह भी चुनाव हुआ है उनका, यानी उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हुआ है। तो पूछा जा सकता है कौन पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और कौन पहले राज्यसभा के अध्यक्ष थे। क्या उस समय एक ही होता था सदन। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो ये पूछा गया है विश्व की, तो शायद वह सिरिमावो भंडारनायके थी। यस, श्रीलंका की थी, ये पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की, 1960 में प्रधानमंत्री बनी। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पहली विश्व की पूछी, आदमी आधे ऐसे होंगे जो इंदिरा गांधी जी को टिक करके चले आएंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं कि विश्व की बोली गई है, तो ये भंडार नायके होंगी। निम्नलिखित में से वह जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहा जाता है, लंदन हाउस नहीं, बर्किंघम पैलेस नहीं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट बोला जाता है क्या, यस। तो बताओ USA के राष्ट्रपति का जो आवास है उसे क्या बोला जाता है। 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। PC घोष, P प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन सा सही है, तो B सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि JB कृपलानी इधर क्यों करेंगे 1952 में, 1951 में ये गठन करते हैं। PC घोष, P प्रकाशम ये सब सदस्य थे। 1952 में तो सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का विलय हो गया, तो इसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए 33, उम्मीद करता हूँ आज वाले से कई नए क्वेश्चन मिले होंगे आपको, जो आप नोट करके चलते होंगे, या तो सेव कर लो, इससे बाद में फिर से देख लेना। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई थी, तो वह डेट थी 6 दिसंबर 1956, ठीक है। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
34 कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जानते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गीतांजलि आप जानते हैं, अंग्रेजी अनुवाद इसका सॉन्ग ऑफ रिंग्स है। सॉन्ग ऑफ रिंग्स को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और कुछ? चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, 1941 में हो गई थी। ठीक है, विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना भी की थी। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ये इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने कहा था महान प्रहरी। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने प्राचीन भारत उसकी संस्कृति का गौरवगान किया, ये असत्य है क्या? उन्होंने शिवाजी गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्रीय निर्माता के रूप में देखा, गलत है क्या? उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन करते थे, तो डी वाला इनका गलत है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया, बल्कि क्या किया? साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के लिए उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा ली थी, कि मतलब विदेशी जो वस्त्र जला रहे हो वो बर्बादी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? पढ़ते हैं कथन। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ये एंग्लो अमेरिकन क्यों कहा गया? क्या उस समय तक अमेरिका भी आ गया था क्या? तो ये इसके वचन है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस भारत से चले गए थे। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कुछ इसमें 1947 के बाद के भी क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, क्योंकि विविध पढ़ रहे हैं हम। वर्तमान कैलेंडर आधारित है ग्रेगियन पे, यहूदी पे, तो ग्रेगियन पे आधारित है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय किसान संघ की स्थापना कब हुई? तो 1987 में हुई, महेंद्र सिंह टिकैत, आपने नाम सुना होगा। भारतीय किसान संघ 1987 में हुई, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 42 किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब करो या मरो का नारा दिया था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। निम्न में से किसने लिखा है भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो एटली ने कहा, एम ए जिन्ना ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा, या विंस्टन चर्चिल ने? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है याद रखो, द इंडियन स्ट्रगल में कहा महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की, वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अब इस पे लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुई थी, क्योंकि तब वह जेल में थे और आंदोलन सब अपने हिसाब से लड़ रहे थे। कुछ लोग कहेंगे नहीं, आह्वान उन्होंने ही किया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हुआ था। सब अपने विचार हैं, सबके विचार का स्वागत करना चाहिए। 44 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। हाँ, कृषि नहीं प्रतीक्षा कर सकती। कौन कह रहा होगा ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। आप इसको कोट करिए, जहां भी कर सकते हैं। 45 किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? एनसीईआरटी 9th या 10th की एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये हुई थी 1854 में। तो बताओ अहमदाबाद में कब हुई थी? साफ साफ 9th या 10th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, शायद 9th की, जहां तक श्योर हूँ 9th। तो 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई पहली मील सूती वस्त्र की असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 बंबई में ही काफसजी डावर द्वारा खोला गया, बॉम्बे स्पाइनिंग। तो ये देखो पहला सफल आधुनिक कारखाना, ठीक है, सफल आधुनिक कारखाना 1854 बंबई। 46 राजा जनता के लिए बने हैं, ठीक है, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? कौन दे सकता है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था राजा जनता के लिए बना है, न कि जनता राजा के लिए। तो भारतीय राजनीति के पितामह भी इन्हें कहा जाता है, और भी कई नामों से इन्हें बुलाया जाता है, हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियोज में। भारत में बॉय स्काउट
बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? ये कौन था इसका जन्मदाता? तो बेडन पॉवेल थे। बॉय स्काउट सिविल गाइड आंदोलन का प्रारंभ यूके में उस समय हुआ जब पॉवेल के वर्ष 1907 में ब्राउनसी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किया। ठीक है, स्काउटिंग फॉर बॉयज ये इन्होंने कविता पुस्तक लिखी। पुस्तक चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित है? इंपोर्टेंट है, आईएएस ने 2020 में पूछा और कभी भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। ठीक है, कौन? राज्य के आयोग कॉपी पेस्ट मार सकते हैं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और नए ढूंढ के लाओ, इससे बढ़िया आईएएस वाले कॉपी पेस्ट मार लो। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो ये सहमति वाली आयु जो थी उस पर और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन उस पर संबंधित था। सहमति की आयु, विवाह करने की सहमति की क्या आयु हो, शिक्षा पाने के अधिकार से कोई लेना देना नहीं था। तो 1884 में यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले ये बात हुई थी। बम्बई राज्य का मुकदमा था। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका भी इसने निभाई। कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब क्या हो रहा था? 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है कानूनी रूप से। मतलब ये तो लोगों को मानना पड़ेगा ना कि भाई 12 वर्ष से कम उम्र में थोड़ी विवाह करना चाहिए, इसके लिए भी कानून बनाया जा रहा है। इतनी छोटी उम्र में कैसे विवाह होते थे भाई? इसके लिए तो अलग से कानून बनाया जा रहा है, तो सबको समझना चाहिए बिना कानून ही। 49, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, यस किया था, सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, सही हो सकता है। रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोज की एक लहर उमड़ी जिसे ये भी हो सकता है। तो विरोध तो नहीं हुआ होगा। हाँ, विरोध तो नहीं हुआ था। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इसके अध्यक्ष थे कराची डिवीजन के। आप करेक्ट करिएगा मुझे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे क्या? गांधी इरविन समझौते का विरोध तो नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि कहा गया था स्वीकृत प्रदान की गई थी। चलिए, कौन कौन प्रयास कर रहा था? सप्रू, बीएस शास्त्री और जयकर। मेन तेज बहादुर सप्रू, जयकर का नाम आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गांधी इरविन समझौता कराने में किसने प्रयास किया था? 50 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। क्या संविधान सभा की अध्यक्षता की थी? भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो डी वाला सही है, कोई भी सही नहीं है। न ये सही है, न ये सही है, न वो तो सही नहीं ही है। 1947 में कांग्रेस दल के नेता जेबी कृपलानी थे। इससे पहले आप जानते हैं 6 साल तक कौन रहा था? अबुल कलाम आजाद जी रहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष पहले अगर पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा थे, बाकी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संयुक्त प्रांत में जो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गया था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी शामिल नहीं थे। 51, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य था जवाहरलाल नेहरू जी का। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, उन्हें क्या पता था कि आने वाले समय में टेस्ट टेस्ट टेस्ट। 52, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है, याद रखो, इंपोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू को विचारों के हिसाब से देखें तो मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या मिलती है। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता दिग्भ्रमित करने के लिए कालीन यूनाइटेड प्रोविजंस के प्रचार विभाग द्वारा ये सब काम किया गया था। ठीक है, साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब ठीक है, सबके अपने विचार वाले मैटर था। आज भी बाहरी देश कुछ ऐसे हैं जो भारत को अस्थिर और लोकतंत्र कैसे चल रहा है, इनका खत्म क्यों नहीं होता, इन सब पे लगे हुए हैं। हमें अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो वह जवाहरलाल नेहरू जी थे। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू जी का जीवनीकार है? जीवनीकार कौन था भाई?
फ्रैंक मोरेस, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस। हम अंत की तरफ हैं, बस 2-4 क्वेश्चन और। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो अंबाबाई आपने सुना भी होगा, अंबाबाई पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तत्कालीन मैसूर राज्य, अब देखो 2023 बीपीएससी पूछता है, आपने ये पहले क्वेश्चन पढ़ा, इतने हम 25-30 वीडियो कर चुके हैं, नहीं पढ़ा ना। यानी अब जो भी आयोग हैं वह नए क्वेश्चन भी ला रहे हैं, तो आपका दायरा भी बढ़ जाता है। जो आप कर रहे हो वो तो सब करेंगे, थोड़ा आप अलग क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ, अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उडुपी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिर से आ सकता है। नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ये भी पूछा जा सकता है। नमक सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किन महिलाओं ने हिस्सा लिया था? 56 साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो साराबंदी आंदोलन वल्लभ भाई पटेल जी के आंदोलन। बारदोली में 1928 में भी एक आंदोलन हुआ था। मेहता बंधुओं तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में यह आंदोलन चलाया था, ठीक है। यहाँ पर त्रुटिवश 1922 लिखा है, ये 1928 वाला ही है। सीधे प्रश्न में त्रुटिवश 1922 लिखा गया है, ठीक है। शराबबंदी वाला कोई कर नहीं, सब कुछ बता दिया आपको। आगे चलते हैं। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो आप जानते हैं बॉयकॉट, बहिष्कार आंदोलन। आयरलैंड के सीसी बॉयकॉट के नाम से ही बॉयकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है, ठीक है। हालांकि अब नहीं आएगा क्वेश्चन। 58 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था भारत सरकार द्वारा? एनएम जोशी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो 2022 में, सॉरी 2020 में यूपी पीसीएस पूछता है, नया क्वेश्चन निकाल कर लाया है, क्योंकि इससे पहले तो आप नहीं पढ़े थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 58 नंबर डाल के। 58 के कहाँ हेडक्वार्टर है किसका? आईएलओ का, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष या जो भी हेड है वो कौन है? 59 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, यस। अल हिलाल का मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, यस। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो सी वाला सही है। 1, 2, 4 तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। द पीपुल जो समाचार पत्र है वो लाला लाजपत राय जी का ही है। अब राजा राम मोहन राय प्रेसिडेंसी कॉलेज से संबंधित तो थे, लेकिन इसकी स्थापना में एक और है डेविड हेयर, इनका भी महत्वपूर्ण रोल था, ठीक है। 60 नंबर लाइक शेयर कमेंट कर ही दिया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन शायद। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कालक्रमानुसार। तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड, कर्जन वायली की हत्या, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार का प्रारंभ। सबसे पहले तो 3 आएगा, 3 कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र, कौन सा सही होगा? ए वाला ही सही होगा। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद सबसे बाद में अल हिलाल आया। केसरी 1881 में। खुदीराम बोस 1908। खुदीराम बोस जी के बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे मोटिवेशन आपको लेना चाहिए। कर्जन वायली की हत्या 1909, अल हिलाल 1912 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, कल से हम 61 से पढ़ेंगे और आगे की चीजें खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।